हाय एवरीवन, वेलकम टू कैम क्लासेस। देखो, प्रीवियस वीडियो में हमने ये पढ़ा था कि हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन किसके लिए? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम फाइंड कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंटली ये वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। ये हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। तो कोलराश एक साइंटिस्ट था, उसने क्या किया कि बहुत सारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ये वैल्यू फाइंड आउट की, एक्सपेरिमेंटली ये चीज़ फाइंड आउट की, और उसने अपनी वैल्यू से एक कंक्लूजन निकाला। वो कंक्लूजन क्या था? उसने कहा कि एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ईच आयन मेक अ डेफिनेट कॉन्ट्रीब्यूशन टू द टोटल मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ अदर आयन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे हर आयन एक डेफिनेट कंट्रीब्यूट करता है टोटल मोलर कंडक्टिविटी में। ये डिपेंड नहीं करता कि उसके साथ वाला आयन कौन सा है। मान लो कि हम मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फाइंड कर रहे हैं NaCl के लिए, और एक फाइंड किया मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन NaBr के लिए। तो इसमें जो इस आयन का कटायन की जो मोलर कंडक्टिविटी होगी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, और इसमें जो मोलर कंडक्टिविटी होगी इस कटायन की, वो दोनों में सेम होगी। मतलब कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जाके ये अपने जो इनके जो साथ वाले जो आयन है, यानी इसके साथ क्या है, ये अनायन है और इसके साथ ब्रोमाइड अनायन है, तो ये इस पे डिपेंड नहीं करती इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ अदर आयन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इसका जो कंट्रीब्यूशन होगा इसमें और इसमें जो होगा वो सेम होगा। तो क्या कहा था कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे हर आयन एक डेफिनेट कंट्रीब्यूशन करता है टोटल मोलर कंडक्टिविटी में, और एक की मोलर कंडक्टिविटी दूसरे को इफेक्ट नहीं करती। दोनों इंडिपेंडेंटली इंडिविजुअली अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। ऐसे ही अगर हम बात करें कि एक KCl है और NaCl है, तो इसमें Cl सेम है, तो इसमें भी जो क्लोराइड आयन की मोलर कंडक्टिविटी होगी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, और इसमें भी जो क्लोराइड आयन की मोलर कंडक्टिविटी होगी इनफाइनाइट डाइल्यूशन, वो सेम होगी। क्योंकि ये इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जाने के बाद इसके साथ में क्या प्रेजेंट है, कौन सा आयन प्रेजेंट है, वो उसको अफेक्ट नहीं करता। ये इंडिविजुअली अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देते हैं। तो इसके बेसिस पे उसने एक लॉ दिया। क्या था वो? अकॉर्डिंग टू कोलराश लॉ, द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, या इसी को हम बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो क्या था ये? मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज सम ऑफ द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द कटायन एंड द अनायन ईच मल्टीप्लाइड विद द नंबर ऑफ आयन्स प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। एक बार इसको समझते हैं मैथमेटिकली। हम मैथमेटिकली इसको कैसे लिखेंगे? ये हमने लिखा मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन किसी भी एक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। मान लेते हैं ये है AX BY, एक इलेक्ट्रोलाइट है जिसमें A एक कटायन है, B एक अनायन है। तो कह रहे हैं कि इसकी जो मोलर कंडक्टिविटी होगी इट विल बी द सम ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कटायन एंड अनायन। कटायन की हम ऐसे लिखेंगे, कटायन की मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन सम molar conductivity of anion at infinite dilution and each multiplied with number of ions। तो A कितने प्रेजेंट है X और B कितने प्रेजेंट है Y, इस तरह से। तो ये हो गया मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन कोलराश लॉ का। एक बार और एग्जांपल कर करके देखते हैं। देखो, अगर हम निकालें मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन NaCl के निकाले, तो इसमें Na कटायन है, तो ये हो जाएगा मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कटायन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अनायन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। दोनों एक फॉर्मूला यूनिट में एक Na प्रेजेंट है, एक Cl, तो ये सिंपली ऐसे हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम लिखे मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, हम लेते हैं सोडियम सल्फेट ले लेते हैं। ये इलेक्ट्रोलाइट हो गया सोडियम सल्फेट। तो इसकी लिखेंगे तो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कटायन है Na प्लस, और ये कितने प्रेजेंट है? 2 Na प्रेजेंट है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अनायन क्या है? सल्फेट आयन, और ये सल्फेट एक ही प्रेजेंट है, तो ऐसे सिंपली लिख देंगे। तो ऐसे आप करके देखो, अपने ट्राई करके देखो कि आप एल्यूमिनियम सल्फेट की कैसे निकालोगे। ये एल्यूमिनियम सल्फेट हो गया, इसकी मोलर कंडक्टिविटी को इस टर्म में कैसे लिख सकते हैं, ये आप करके देखो, ट्राई योरसेल्फ। तो ये हो गया हमारा कोलराश लॉ मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, ये है मोलर कंडक्टिविटी के लिए। ऐसे ही अगर हम लिखें इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, तो थोड़ा सा चेंज आता है। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, उस केस में क्या होता है? उस केस में ये कोफिशिएंट नहीं होते, बाकी सेम मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कटायन प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अनायन
इसमें एक चीज़ नोट करना, विदाउट कोफिशिएंट, इसमें कोफिशिएंट्स नहीं लिखते, विदाउट कोफिशिएंट लिखा जाता है ये कौन सी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। जैसे इसी के लिए ये तो हो गया मोलर कंडक्टिविटी। अगर हम इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी देखेंगे और इनफाइनाइट डाइल्यूशन NaCl का, तो NaCl की तो सेम ही हो जाएगी क्योंकि इसमें तो कुछ है ही नहीं, कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो सिंपली हो जाएगी Na+ और Cl- की इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इस केस में ये इक्विवेलेंट है, यहाँ पे भी मोलर कंडक्टिविटी है। अब हो जाएगा ऐसे ही, अगर हम निकालें इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर सोडियम सल्फेट, तो सोडियम सल्फेट के लिए क्या हो जाएगा, ये 2 हट जाएगा, यानी जो कोफिशिएंट है वो रिमूव हो जाएगा, ये हो जाएगा सिंपली Na+ और सल्फेट 2-, इस तरह से। तो ये हो गया कोलराश लॉ। इस लॉ की बहुत सी एप्लीकेशंस थी। देखो इसमें जो ये लैम्बडा है ये भी मोलर कंडक्टिविटी है, ये वाला इसको भी लैम्बडा ही बोलते हैं, मोलर कंडक्टिविटी है। ये तो है पूरे सॉल्ट के लिए लिखते हैं, कंप्लीट इलेक्ट्रोलाइट के लिए, और ये होती है आयंस के लिए। तो ये जो लिखी हुई है इसको बोलते हैं मोलर आयनिक कंडक्टिविटी। मोलर आयनिक, एक आयन के लिए लिख रहे हैं, आयनिक कंडक्टिविटी। ये भी मोलर कंडक्टिविटी है, ये भी मोलर कंडक्टिविटी है, ये आयंस के लिए है, ये कंप्लीट इलेक्ट्रोलाइट के लिए है। हो गया ये। अब हम करते हैं इसकी एप्लीकेशन, कोलराश लॉ की एप्लीकेशन। तो इसकी जो पहली एप्लीकेशन है वो है कैलकुलेशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन, क्योंकि देखो हम ये देख चुके हैं कि ऐसे इधर ले अगर मोलर कंडक्टिविटी, इधर ले हम कंसंट्रेशन, डिवाई-हक्कल-ऑन-सागर इक्वेशन के बेस पे, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में हमारा ये लीनियर ग्राफ आता है इस तरह से, और इसको जब एक्स्ट्रा प्लॉट करते हैं तो हम मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। किसके लिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या होता है, इस तरह से ग्राफ आता है, इसमें हम मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट फाइंड नहीं कर सकते एक्सपेरिमेंटली। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम कोलराश लॉ का यूज करके फाइंड कर सकते हैं मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। कैसे करेंगे, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट ले लेते हैं, एसिटिक एसिड एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, हम इसकी मोलर कंडक्टिविटी फाइंड करेंगे एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो कोलराश लॉ के अकॉर्डिंग ये क्या होना चाहिए, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जाने के बाद हर आयन इंडिविजुअली अपना कंट्रीब्यूशन करता है टोटल मोलर कंडक्टिविटी में। तो ये होगी मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटेट आयन प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H+, ये होगी अकॉर्डिंग टू कोलराश लॉ। तो हमें इनकी वैल्यू लेके आनी है कहीं से भी और इसमें पुट कर देनी है, तो हमारा ये मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन आ जाएगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की फाइंड करते हैं, हमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की गिवन होती है, उनका यूज करके हम इस तक पहुंचते हैं। तो किस तरह से, देखो अगर हमें गिवन हो NaCl एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और सोडियम एसीटेट एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये भी एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, इनकी मोलर कंडक्टिविटी फाइंड कर ले तो हम इसकी फाइंड कर सकते हैं। देख कैसे, इसमें एसीटेट भी है, यहाँ से एसीटेट आ जाएगा, H+ यहाँ से आ जाएगा। तो इसका क्या काम है, इसका काम है यहाँ से ये Na और Cl को रिमूव करना। देखो किस तरह से, यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे NaCl के लिए मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन NaCl के हम लिखेंगे Na+ और Cl-, ऐसे ही लिखेंगे। मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन सोडियम एसीटेट के लिए लिखेंगे एसीटेट आयन की मोलर कंडक्टिविटी प्लस सोडियम की मोलर कंडक्टिविटी। ऐसे ही मोलर कंडक्टिविटी HCl के लिए लिखेंगे, तो ये हो जाएगी H+ और Cl-। तो आप आपकी एक चीज़ देखो, इसको और इसको हम ऐड कर दें और इसमें से इसको माइनस कर दें, तो ये Cl से Cl, Na से Na कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास ये चीज़ बचेगी जो हमें चाहिए। तो कैसे कि अगर हम देखो इसको इसको ऐड कर दें, यानी ये एसीटेट आयन CH3COO- Na+ H+ Cl-, और इनमें से माइनस कर दे NaCl की, Na+ Cl-। ठीक है, माइनस करेंगे तो दोनों मतलब इस तरह से माइनस करेंगे ना, तो ये जब इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो दोनों ही माइनस के हो जाएंगे। तो यहाँ से Na से Na कैंसिल हो जाएगा, Cl से Cl, हमारे पास ये बचेगा। तो कुल मिला के अगर हम ये कहना चाहते हैं कि एसीटेट आयन प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl ये दोनों ऐड कर दे,
इनमें से माइनस कर दे मोलर कंडक्टिविटी NaCl की। ये सारी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, इनकी हम एक्सपेरिमेंटली फाइंड कर सकते हैं। और ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड के। ये बचेगा एसीटेट आयन बचेगा, यहाँ से H+ बचेगा, बाकी सारी चीज़ें कैंसिल हो जाएगी। तो ऐसे हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी एक न्यूमेरिकल है, इसको करके देखते हैं। देखो गिवन है मोलर कंडक्टिविटी फॉर NaCl, HCl एंड सोडियम एसीटेट। ये गिवन है वैल्यू, कैलकुलेट करनी है। HAC इसका मतलब क्या है, कुछ नहीं है, इसी एसिटिक एसिड को ये ऐसे लिखा हुआ है। AC वर्ड का मतलब होता है एसीटेट, CH3COO-, और ये H है तो ये पूरा हो गया एसिटिक एसिड। ये फाइंड करना है। तो हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन NaCl। NaCl की गिवन है, यानी ये क्या है Na+ और Cl-, ये वैल्यू गिवन है 126.4 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ऐसे मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन HCl के लिए गिवन है, ये क्या हो जाएगा H+ और Cl-, ये वैल्यू है 425.9 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। और मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर सोडियम एसीटेट यानी NaAC, ये गिवन है, तो ये हो जाएगा सोडियम के लिए और एसीटेट आयन के लिए। ये वैल्यू गिवन है 91.0 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो यहाँ से हमें किसकी निकालनी है, H और AC यानी एसिटिक एसिड निकालना है। तो क्या करेंगे, इसको और इसको ऐड कर दे, यहाँ से एसीटेट आ जाएगा, यहाँ से H+ आ जाएगा, और इसमें से NaCl माइनस कर दे, Na से Na, इस Cl से Cl कैंसिल हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हमें निकालना है मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर एसिटिक एसिड। ये हो जाएगा, इसमें ऐड करना है सोडियम एसीटेट प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और इसमें से माइनस कर देना है मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl। NaCl को माइनस कर देंगे, ये हम अभी कर चुके हैं कि किस तरह से आएगा, ये दोनों कट जाएंगे और ये आएगा। तो इसमें हम अगर ये वैल्यू पुट करते हैं, सिंपल सीधा वैल्यू निकल के आ जाएगी। ये है 91 प्लस ये वैल्यू क्या है 425.9 माइनस 126.4 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। जब इसको सोल्व करेंगे तो आंसर आएगा 390.5 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो ये आ गया मोलर कंडक्टिविटी फॉर एसिटिक एसिड एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ऐसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं, हमें कुछ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की गिवन होगी तो उसको अरेंज करके हम ऐसे वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए फाइंड कर सकते हैं। ये होगी फर्स्ट एप्लीकेशन। सेकंड एप्लीकेशन देखते हैं। सेकंड है कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फाइंड आउट कर सकते हैं कोलरास लॉ की हेल्प से। किस तरह से, देखो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा से। ये क्या होता है, अल्फा होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एट कंसंट्रेशन C बाय मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इस फॉर्मूला से निकल के आती है, और ये होल्ड करता है मेनली फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में। वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में ये इक्वेशन होल्ड करती है। देखो यहाँ पे जो ये है मोलर कंडक्टिविटी एट कंसंट्रेशन C कंसंट्रेशन, कोई भी कंसंट्रेशन गिवन है, और ये यहाँ पे ये है मोलर कंडक्टिविटी एट कंसंट्रेशन 0 यानी जिसको क्या बोलते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो हमें ये गिवन हो तो यहाँ से हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फाइंड कर सकते हैं। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में ये तो हम एक्सपेरिमेंटली निकाल सकते हैं, लेकिन इनफाइनाइट डाइल्यूशन के लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए कोलरास लॉ लगेगा। कोलरास लॉ की हेल्प से ये फाइंड आउट करेंगे। तो ये पुट करके यहाँ से हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ऐसे इसकी जो थर्ड एप्लीकेशन है वो है कैलकुलेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट। कैलकुलेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट। डिसोसिएशन कांस्टेंट जिसको Ka से रिप्रेजेंट करते हैं,
वो फाइंड आउट कर सकते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में। किस तरह से, देखो हम ये ना 11th क्लास में पढ़ चुके हैं कि ये डिसोसिएशन कांस्टेंट है वो होता है C कंसंट्रेशन अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्या है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बाय 1 माइनस अल्फा, ये होता है। तो यहाँ से हम अल्फा फाइंड करेंगे, अल्फा की वैल्यू, और वो इसमें पुट कर देंगे तो यहाँ से डिसोसिएशन कांस्टेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। ये कैसे आता है, कोई भी एक वीक इलेक्ट्रोलाइट ले लेते हैं, जैसे एसिटिक एसिड ले लिया हमने। ये किस में ब्रेक डाउन होता है, एसीटेट आयन और H+ में। जब टाइम 0 था तो मान लेते हैं इसकी कंसंट्रेशन C थी, C कंसंट्रेशन, और ये 0 डिसोशिएट नहीं हुआ है। फिर किसी टाइम T पे अगर अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है तो C अल्फा, ये आयन फॉर्म बन हो गए, ये C अल्फा है तो ये भी C अल्फा, क्योंकि एक ब्रेक डाउन होगा तो एक ये एसीटेट आयन बनेगा, एक H+ बनेगा, और कितने ये कितनी बचेगी C माइनस C अल्फा। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालते हैं, तो इसके केस में जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है वो ही डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकालते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टाइम T पे, ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हो जाएगा, ये हो जाएगा C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर C इंटू 1 माइनस अल्फा, तो एक C से एक C कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा C अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा। तो इस तरह से ये हम अल्फा की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करेंगे, इसमें पुट करके डिसोसिएशन कांस्टेंट फाइंड कर सकते हैं। तो एक न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं इसी के बेसिस पे। ये गिवन है द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.025 मोल पर लीटर मिथेनोइक एसिड, ये NCERT का है। मिथेनोइक एसिड क्या होता है, मिथेनोइक एसिड है ये HCOOH, मिथ मतलब 1 कार्बन और ओइक एसिड यानी COH। तो मिथेनोइक एसिड है, इसकी कंसंट्रेशन गिवन है, और इसकी मोलर कंडक्टिविटी एट दिस कंसंट्रेशन, यानी मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन C, ये गिवन है 46.1 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। इसके डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फाइंड करना है ये, और इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट यानी ये भी वैल्यू फाइंड करनी है, और ये गिवन है H+ की मोलर कंडक्टिविटी और एसीटेट आयन HCOO माइनस, ये किस में ब्रेक डाउन होगा, ये होगा HCOO माइनस प्लस H+, इसमें। तो हम ये फाइंड करते हैं, देखो ये वैल्यू तो गिवन है, लेकिन हमें ये फाइंड करने के लिए चाहिए मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, तो ये फाइंड करेंगे मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ये क्या होगा, अकॉर्डिंग टू कोलराश लॉ इट विल बी इक्वल टू H+ प्लस HCOO माइनस, ये होगी मोलर कंडक्टिविटी। तो ये इसकी वैल्यू रखते हैं, H+ की कितनी है 349.6 और ये है 54.6, ये आ गया। जब इनको सोल्व करेंगे तो 6 6 12 12 1 14 10 1 4 404.2 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ये वैल्यू आ गई। यहाँ से हम अल्फा फाइंड कर सकते हैं, अल्फा क्या होगा, मोलर कंडक्टेंस एट एनी कंसंट्रेशन C बाय मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इट कम्स आउट टू बी 46.1 डिवाइड बाय 404.2, यूनिट लेस हो जाएगा, ऊपर भी ये मोलर कंडक्टेंस है नीचे मोलर कंडक्टेंस है तो यूनिट लेस होगा। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो ये आंसर आएगा 0.114, ये आ गया हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हम फाइंड कर चुके हैं, अब देखेंगे डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट कैसे निकलेगा, ये होगा C कंसंट्रेशन अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा, कंसंट्रेशन कितनी गिवन है 0.025 मोल पर लीटर, और अल्फा 0.114 का स्क्वायर 1 माइनस 0.114, तो इसकी जो यूनिट आएगी वो आएगी, देखो अल्फा तो यूनिट लेस है तो इसकी यूनिट वो आएगी जो कंसंट्रेशन की यूनिट होती है, यानी मोल पर लीटर, मोल पर लीटर में ही इसका आंसर आएगा। इसको जब सोल्व करेंगे पूरा तो ये आंसर आएगा 3.67 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर। तो इस तरह से हम अल्फा और डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हो गया इसकी एप्लीकेशन। एक और एप्लीकेशन करते हैं इसकी, वो होती है ये NCERT में नहीं गिवन लेकिन एक बार कर लेते हैं, कैलकुलेशन ऑफ सोल्युबिलिटी ऑफ ए स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट। स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट क्या होते हैं, ये वो सॉल्ट होते हैं जो बहुत स्मॉल एक्सटेंट में वाटर में सोल्यूबल होते हैं। इसके कुछ एग्जांपल है, जैसे जो सिल्वर क्लोराइड होता है, लेड सल्फेट होते हैं,
बेरियम सल्फेट, ये कुछ ऐसे सॉल्ट है जो वाटर में स्पेरिंगली सोल्यूबल है, बहुत स्मॉल एक्सटेंट में सोल्यूबल होते हैं वाटर में। तो ऐसे सॉल्ट्स की सोल्यूबिलिटी फाइंड कर सकते हैं। उसको कैसे करते हैं देखो, जब इनका सेचुरेशन पॉइंट पहुंचता है, एट सेचुरेशन, यानी सेचुरेशन मतलब है कि वो मतलब बहुत स्मॉल एक्सटेंट में वो होते हैं सोल्यूबल, तो इनको बहुत लिटिल अमाउंट में ही लिया जाता है एज ए सोल्यूट, इनको बहुत कम अमाउंट में लिया जाता है वाटर में। तो सेचुरेशन का मतलब है कि जब ये इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाए वाटर और इनके बीच में, यानी कि ये उसमें सोल्यूबल हो जाए, तो सेचुरेशन पॉइंट पे क्या है, जो इनकी कंसंट्रेशन होती है वो ही इनकी सोल्यूबिलिटी होती है। इन सॉल्ट्स की जो कंसंट्रेशन है वही उसकी सोल्यूबिलिटी की इक्वल होती है। तो ये हम देख चुके हैं मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है। इनके केस में इनफाइनाइट डाइल्यूशन ही लेते हैं, क्योंकि ये बहुत लिटिल अमाउंट में ऐड किए जाते हैं। स्पेरिंगली सोल्यूबल है तो बहुत कम अमाउंट में ऐड किए जाते हैं, तो इनकी जो कंसंट्रेशन है वो ऑलमोस्ट मतलब जीरो की, मतलब इनकी जो कंसंट्रेशन है वो जीरो को ही अप्रोच करती होती है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन नहीं होता है इनमें। ठीक है, तो मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कप्पा इंटू 100 बाई मोलारिटी, ये होता है मोलर कंडक्टेंस। तो मोलारिटी क्या है, कंसंट्रेशन। यहाँ पे हम लिख सकते हैं इनके लिए सैचुरेशन पे पहुंचने के बाद मोलारिटी जो कंसंट्रेशन है उसी को लिख सकते हैं सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी तो इनके केस में क्या हो जाएगा, अब सोल्यूबिलिटी निकालेंगे तो सोल्यूबिलिटी हो जाएगा कप्पा इंटू 1000 बाय मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट्स के लिए पहले हम ये निकालेंगे कोलराश लॉ की हेल्प से, और फिर यहाँ से सोल्यूबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। इन जो सोल्यूबिलिटी है उसकी यूनिट लेके आनी पड़ती है ग्राम पर लीटर में। सोल्यूबिलिटी को ग्राम पर लीटर में ही एक्सप्रेस करते हैं, ये याद रखना, ग्राम पर लीटर। तो ग्राम पर लीटर में करने के लिए क्या करते हैं वो अभी हम देखेंगे इस न्यूमेरिकल में। न्यूमेरिकल है द कंडक्टिविटी ऑफ ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड एट 288 केल्विन इज फाउंड टू बी दिस। इसकी कंडक्टिविटी गिवन है, यानी कप्पा की वैल्यू गिवन है 1.386 इंटू 10⁻⁻6 सीमेंस पर सेंटीमीटर। सोल्यूबिलिटी फाइंड करनी है और गिवन है आयनिक कंडक्टेंस Ag और Cl की। आयनिक कंडक्टेंस Ag प्लस वह 61.9 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। मोलर कंडक्टेंस क्लोराइड आयन की है 76.3 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ये दोनों की वैल्यू गिवन है। यहाँ से हम मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर सिल्वर क्लोराइड ये फाइंड कर सकते हैं। तो कोलराश लॉ के अकॉर्डिंग ये ऐसे फाइंड कर लेंगे, हम दोनों की कंडक्टिविटी को ऐड कर देंगे 61.9 प्लस 76.3, ये आएगा 138.2 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ये आ गया मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन आ गया, कप्पा है, तो यहाँ से हम इसकी सोल्यूबिलिटी फाइंड आउट कर लेंगे। तो इसकी जो सोल्यूबिलिटी आएगी वो होगी कप्पा यानी 1.386 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 100 बाय मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन 138.2। 138.2 जब हम इसको सोल्व करेंगे तो आंसर आएगा, सोल्व करने के बाद जो सोल्यूबिलिटी है ये इसका आंसर आएगा 10⁻⁻5 मोल पर लीटर। मोल पर लीटर ही आएगा, जो मोलैरिटी की यूनिट होती है, जो मोलैरिटी की होगी वही सोल्यूबिलिटी की होगी। तो मोलैरिटी की मोल पर लीटर, तो सोल्यूबिलिटी की भी आ जाएगी मोल पर लीटर। तो ये मोल पर लीटर में आई है वैल्यू। जब हम इसको सोल्व करेंगे, हम क्योंकि इसको ग्राम पर लीटर में लाना है तो कैसे करते हैं, देखो ये ध्यान देना, मोल पर लीटर को चेंज किस में करना है, यहाँ पे ग्राम पर लीटर लेके आना है। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें ग्राम पर मोल से, तो पर मोल से मोल कैंसिल हो जाएगा, तो ये ग्राम पर लीटर आ जाएगा ना, पर मोल से मोल कैंसिल होकर ग्राम पर लीटर आ जाएगा। तो ये तो हो गया मोलैरिटी। ये क्या होता है ग्राम पर मोल, ये होता है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास तो Ag और Cl का एटॉमिक मास, तो ये आपको ना गिवन होगा एग्जाम में, अगर ऐसे इस टाइप क्वेश्चन आए तो गिवन होगा Ag का एटॉमिक मास और क्लोराइड का क्लोरीन का एटॉमिक मास, उन दोनों का ऐड करके AgCl का एटॉमिक मास फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये जो होता है AgCl का एटॉमिक मास वो होता है 143.5 ग्राम पर लीटर, सॉरी ग्राम पर मोल ये होता है। तो यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं कि जो सोल्यूबिलिटी है
उसको ग्राम पर लीटर में कन्वर्ट करने के लिए उसके एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो गया 10⁻⁻5 मल्टीप्लाई 143.5, ये मोल पर लीटर, ये ग्राम पर मोल। तो इनको सोल्व करेंगे तो ये आंसर आएगा ग्राम पर लीटर में, ग्राम पर, इतने ग्राम पर लीटर में सोल्यूबल है। तो देखो अब इसको साइंटिफिक नोटेशन में एक पॉइंट के बाद डेसिमल लगाना होता है, तो डेसिमल को इधर शिफ्ट करेंगे, इधर शिफ्ट करेंगे तो पावर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ये हो जाएगी -3। 2 डिजिट इधर शिफ्ट करे हैं। ये ना इस चीज़ से याद रखो, ये बड़ा है, इसको छोटा बनाया है, छोटा बनाया है तो इसको क्या कर दो, बड़ा कर दो। तो पावर अगर माइनस में, तो बड़ा करने के लिए पावर को कम करना पड़ेगा। तो -5 से, क्योंकि 2 डेसिमल इधर गए हैं तो ये -3 हो जाएगा ग्राम पर लीटर। तो ये आ गई हमारी सोल्यूबिलिटी। इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। ये एनसीईआरटी में तो नहीं है सोल्यूबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट, पर आप कर सकते हो। ये भी कोलराश लॉ की एक एप्लीकेशन है, ये पॉइंट याद रखना है। तो ये होगी सारी एप्लीकेशन कोलराश लॉ की। अब कुछ न्यूमेरिकल्स है जो आपने ट्राई करने हैं और इनको सोल्व करना है। जो भी इनका आंसर हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। पहला है कैलकुलेट करना है मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम सल्फेट के लिए, ये इन आयंस की गिवन है, तो ये फाइंड आउट हो जाएगी यहाँ से। ऐसे ही दूसरा है कंडक्टिविटी ऑफ 0.01, इसमें सिंपली कोलराश लॉ लगेगा। इसमें कंडक्टिविटी गिवन है एसिटिक एसिड की, इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट फाइंड करना है। तो देखो इसमें कंडक्टिविटी गिवन है, कप्पा गिवन है, और इसके लिए क्या करना होता है, मोलर कंडक्टेंस एट कंसेंट्रेशन C बाय मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन तो गिवन है, लेकिन इसको भी अभी फाइंड आउट करना है। तो इसको फाइंड आउट करोगे आप इस तरह से, यहाँ से पहले ये चीज़ फाइंड आउट करोगे। ये कंसंट्रेशन गिवन है, मोलरिटी गिवन है, कप्पा गिवन है। तो यहाँ से पहले मोलर कंडक्टेंस एट कंसंट्रेशन C फाइंड आउट करोगे, फिर तब जाके यहाँ पे आप अल्फा फाइंड करोगे। अल्फा फाइंड करने के बाद भी इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट फाइंड करना है, जो होगा C α² बाय 1 - अल्फा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।